संघ का शासन। क्या पढ़ना है? संघ का शासन। संघ माने केंद्र, संघ माने केंद्र, यानी भारत सरकार में आप जानते हैं हमारा देश है। क्या है? हमारा देश है। और हमारे देश में बीच में केंद्र है। बीच में क्या है? केंद्र है। और हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। राज्य कितने हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो हमारे देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसका नाम क्या है? केंद्र। जिसका क्या नाम है? संघ। ये संघ क्या करती है? हमारे इस पूरे भारत देश पे शासन करती है। हमारे ऊपर यानी हमारे किसी भी राज्य के व्यक्ति के ऊपर दो प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ है। एक केंद्र का शासन है और एक हमारे राज्य का शासन है। हमारे ऊपर क्या व्यक्ति शासन कर रहा है? दो व्यक्ति, एक केंद्र कर रहा है और एक राज्य कर रहा है। आज नरेंद्र मोदी आके घोषणा करे कि पूरे देशवासियों को सूचित किया जाता है कि 2000 रुपया का नोट बंद। तो पूरे देश में ये जो 2000 रुपया का नोट बंद का घोषणा किया नरेंद्र मोदी किए, तो किसके लिए किए? ये पूरा का पूरा देश के लिए किए। लेकिन वही बात अगर आज नीतीश कुमार आके बोले कि आज से शराब फिर से चालू, तो किसके लिए सिर्फ और सिर्फ किए? बिहार राज्य के लिए, एक स्पेशल इस बिहार राज्य के लिए किए। मतलब बिहार की जितनी भी जनता थी इसके ऊपर कितने लोगों ने शासन किया? दो लोगों ने। एक केंद्र ने तो किया ही और एक बिहार राज्य के राज्य सरकार ने किया। तो जो केंद्र में है उसे बोलते हैं संघ का शासन। संघ का शासन। और जो आपके राज्य में उसे हम क्या कहते हैं? राज्य का शासन। पहले पढ़ेंगे संघ का शासन, फिर पढ़ेंगे राज्य का शासन। पहले क्या पढ़ेंगे? संघ का शासन। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कहते हैं। भारतीय संविधान का भाग कौन सा? 5। भारतीय संविधान के भाग 5 कल बताए थे। भारतीय संविधान के भाग 4 के क में किसका चर्चा? आप लोग को नहीं याद है? अगर किसी का नाम ना आए तो अपने ननद का नाम ले लिया कीजिएगा। समझ गए? भाग 4 में किसका चर्चा? किसी का नाम ना आए किसका नाम ले लेना है? जिससे ज्यादा दुश्मनी है ननद का, सास का। समझ गए? जब वो याद नहीं होगा तो ये सब याद होगा कि नहीं? अब कल पढ़ाए भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य यादें ने, तब किसका नाम याद रहेगा? हैं? उसी सब का। दुश्मन का तुरंत नाम याद रखते होंगे आप। समझ गए? चलिए देखिए, संघ का शासन भारतीय संविधान के भाग किसमें है? यो याद नहीं है तो बताइए उसके अंदर का क्या याद होगा? हमको समझ में आता। ऊपरे हम पूछ के समझ जाते हैं, कब काय पूछेंगे आगे। भाग किसमें? भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक किसका चर्चा है? चर्चा है संघ के शासन का। अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक किसका चर्चा है? संघ का। यानी केंद्र के कानून से रिलेटेड जितने भी हैं सब चीज का चर्चा किसमें? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। ई समझा देंगे ना अनुच्छेद 52 से 151 तक, तो राज्य आपके लिए क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा इजी हो जाएगा। तो संघ पे शासन जो होता है, हमारे केंद्र में जो शासन व्यवस्था है, शासन चलता है 3 गो खंबा पे। संघ का शासन किस पे चलता है? 3 खंबा पे, 3 पिलर है। संघ के शासन चलाने के लिए कितने पिलर हैं? 3 पिलर है। हमारे देश को चलाने का 3 पिलर है, यानी केंद्र को चलाने का कितना पिलर है? 3 पिलर है। सबसे पहला पिलर का नाम है कार्यपालिका। सबसे पहला पिलर का क्या नाम है? कार्यपालिका। सुनिए, पॉलिटिक्स समझने वाला है और अगर किन्हीं को ऐसा लग रहा है भरम कि हम रट के पास कर जाएंगे, तो भरम पहले दिमाग से हटा दीजिएगा। समझ गए? आज नहीं, बात जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब याद आएगा। समझ गए? कि कोई था एक तो बोला था ये बात। समझ गए? इसीलिए पॉलिटिक्स समझने वाला है, समझिए, लिखिएगा बाद में अंडरलाइन करिएगा। हमको ही पता है इल्यूशन लेके आप आए हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। समझ गए? समझना कुछ नहीं, इल्यूशन निकाले अंडर कुछ नहीं देखता है पढ़ाया कि नहीं। ओ पढ़ाया,
हाँ, कर लो अंडरलाइन, समझ गए। पूछ रहे सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए समझने पे, समझ गए। और जो हमने पढ़ाएंगे वो पूछेगा भी नहीं, ये भी कर देते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और एक चीज जानते हैं आप लोग, मेरा बात तो नहीं है मानते, लेकिन बीपीएससी बोर्ड का भी बात नहीं मानते। बीपीएससी का अध्यक्ष आके बोला, फिर भी आपको बात समझ में आया नहीं। हम किसका बात बोलते हैं? बीपीएससी का सुने ताकि बोल दिए ना कॉन्सेप्ट पढ़िए, पूछेगा डैप, समझ गए। हम अपनी बात नहीं बोले, हम सुने बोल दिए। हम कौन होते बोलने वाले, समझ गए। हम सुने तो सीख के क्या किया, आपको बोल दिए। इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाइए, अगर बोला है तो सबसे पहले उस पर भरोसा कीजिए। इसीलिए हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी उसी के द्वारा बनाया हुआ करवा रहे हैं, समझ गए। और याद रखिएगा वो जो क्वेश्चन आएगा रहेगा बीपीएससी का क्वेश्चन, समझ गए, सबके पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं संघ के शासन का, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। केंद्र जो चलता है, संघ चलता है किस पे चलता है? 3 पिलर पे, कार्यपालिका पे, विधायिका पे और न्यायपालिका पे। कार्यपालिका का काम है, सबसे पहले विधायिका आते हैं, यहीं से निकलेगा ये। विधायिका काम है कि कानून को क्या करना, बनाना। कोई भी कानून अगर बनता है तो कौन बनाती है? विधायिका बनाती है। और विधायिका के बाद काम आता है किसका? कार्यपालिका का। कार्यपालिका का काम है आदेश को जारी करना, कानून को लागू करवाना। जैसे विधायिका संसद, विधायिका ने कानून बनाया, कानून क्या बनाया? जीएसटी को लागू करो। तो नरेंद्र मोदी आए, बोला आज से दिनांक 2018 दिनांक ये नवंबर से आपके पूरे के पूरे देश में जीएसटी क्या होते हैं? लागू होते हैं। और जितने भी टैक्स हैं सारे के सारे टैक्स क्या होते हैं? खत्म होते हैं। तो किसने जारी किया ये आदेश? आदेश जारी किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका मतलब प्रधानमंत्री विधायिका का हिस्सा है, कार्यपालिका का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? कार्यपालिका। तो विधायिका का काम है कानून बनाना, इसका काम है कानून लागू करवाना, इसका काम है जो कानून तोड़ेगा उसको क्या करना? सजा देना, यानी कानून का क्या करना? रक्षा करना, कानून को बनाए रखना। कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, सुनिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 तक पढ़ेंगे। किसके बारे में? कार्यपालिका के बारे में। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक किसके बारे में? कार्यपालिका के बारे में। अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 123 तक पढ़ेंगे। किसके बारे में? विधायिका के बारे में। अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 151 तक पढ़ेंगे। किसके बारे में? न्यायपालिका के बारे में। कुछ नहीं, सब सिस्टम से पढ़िए तो सब आएगा, जो पूछेगा वही निकाल के दीजिएगा। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक किसका? कार्यपालिका। अनुच्छेद 79 से 123 विधायिका। अनुच्छेद 124 से 151 किसका चर्चा है? न्यायपालिका का। कार्यपालिका में आते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद आते हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद आते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद आते हैं मंत्री परिषद। जितने भी मंत्री हैं, रेलवे मंत्री, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, कपड़ा मंत्री, उद्योग मंत्री, अब सब बोलिए रहे, आप समझ गए ना? हैं? मंत्री परिषद पूरा का पूरा जितना है, पूरा का पूरा मंत्री परिषद। एक और व्यक्ति आते हैं, उसका नाम है महान्यायवादी। इसका आया था क्वेश्चन, महान्यायवादी कल आया था, अटॉर्नी जनरल, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। इतने व्यक्ति कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं और इसके बारे में पढ़ना है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 52 से 78। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, इस सारा का सारा कार्यपालिका के अंतर्गत। उसके बाद विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। फिर न्यायपालिका में आइएगा तो न्यायपालिका में आपका आता है, सुनिएगा, न्यायपालिका में आता है आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। उसके बाद आते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक,
आपसे पूछेगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? न्यायपालिका के अंतर्गत। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये न्यायपालिका के अंतर्गत, विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा, और कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। शेयर हो जाएगा नहीं है? चलिए आगे बढ़े। डायरेक्ट नो चर्चा करते हुए इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट किसी से पूछ देगा। एगो बोलेगा महान्यायवादी किस अंग का हिस्सा है, मंत्री परिषद किस अंग का हिस्सा है, समझ गए? नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अंग का हिस्सा है, कार्यपालिका का है, विधायिका का है, न्यायपालिका का। डायरेक्ट बोलेगा न्यायपालिका का अध्ययन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद, कल ले आया था अनुच्छेद 124 आया था सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, अनुच्छेद 124 सब डायरेक्ट करने को क्वेश्चन करवाए थे, दरोगा वाला करवाए थे ना, बस उसी में आया था। ये सारा का सारा आपसे किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको जितना ऑब्जेक्टिव निकालना इतना वो से निकाल लीजिएगा, कम से कम 80 को, समझ गए? उतना वो से कम क्वेश्चन कितना निकलेगा? 80 निकलेगा, निकाल के दिखा देंगे, समझ गए? तो चलिए देखिए अब बात करते हैं, डायरेक्ट हम आते हैं कार्यपालिका पे। किस पे आते हैं? तो सबसे पहले पढ़ेंगे कार्यपालिका, और फिर पढ़ेंगे विधायिका, फिर पढ़ेंगे न्यायपालिका। तो कार्यपालिका की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 52 से लेकर कब तक पढ़ेंगे? अनुच्छेद 78 तक। सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। कहता है राष्ट्रपति हमारे देश का सबसे प्रथम नागरिक होगा। भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, और इससे बड़ा कोई आदमी तो नहीं होगा। लेकिन बोला राष्ट्रपति से ऊपर भी एक चीज होगा, वो चीज होगा क्या? संविधान। हमारे देश में, भारत के देश में सबसे बड़ा कौन? संविधान। अगर आपसे बोलेगा भारत देश में सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा कौन, अगर संविधान में ऑप्शन है तो संविधान मारिएगा। अगर संविधान न है तब किसको मारिएगा? राष्ट्रपति को। भारत देश का सबसे बड़ा व्यक्ति, भारत का एक सबसे बड़ा पहला नागरिक, प्रथम नागरिक कहलाता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है राष्ट्रपति हमारे देश की एकता, अखंडता का क्या है? प्रतीक है। राष्ट्रपति का पद कभी भी भारत में एक भी दिन के लिए खाली नहीं रहेगा, एक भी दिन के लिए खाली नहीं रहेगा। आज तक जब से आजाद हुआ है हमारा देश, तब से लेकर आज तक एक भी दिन राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहा है। राष्ट्रपति के लिए एनी टाइम रिजर्व में रखते हैं 3-4 आदमी को, उपराष्ट्रपति को स्पेशल रखते हैं। जैसे राष्ट्रपति को कुछ हुआ ऑटोमेटिक उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति। ऑटोमेटिक, उसमें कोई लेट सेट नहीं, ऑटोमेटिक स्वतः बन जाएगा वो। और अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों गायब तो स्वतः सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या बन जाएंगे? राष्ट्रपति। और अगर वो भी नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी वरिष्ठ आदमी, कोई भी वरिष्ठ अधिकारी, कोई भी वरिष्ठ न्यायालय के न्यायाधीश, जो वरिष्ठ होगा कोई ना कोई तो होगा, 33-34 को होता है, तो वो बन जाएगा। ऐसा आता नहीं, लेकिन आज तक तो नहीं आया है। लेकिन देखिए अब इतना आदमी अगर संकट में आ जाए तो समझ लीजिए देश है कहां तक। तो राष्ट्रपति, भारतीय संविधान का अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता, भारत की एकता, अखंडता का क्या होगा? प्रतीक होगा। और राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होगा, एनी टाइम होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये पद समाप्त नहीं कर सकता है कोई नहीं। हमारे देश में ये पद अगर संसद भी चाहे तो परिवर्तन कर सकता नहीं है, राष्ट्रपति के पद को हटा सकता नहीं है, फिक्स है, होना ही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन कहता है? 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला ही अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद 53, बोला कार्यपालिका का सबसे प्रधान व्यक्ति कौन होगा? कार्यपालिका का सबसे प्रधान व्यक्ति होगा राष्ट्रपति। बोला कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? कार्यपालिका का प्रमुख व्यक्ति कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। मतलब जितने भी देश में कार्य होंगे, जितने भी आदेश जारी होंगे, भारत सरकार का जितना भी काम होगा सब किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। कोई भी डील होगा अमेरिका के साथ, मान लीजिए अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, किसके नाम से डील होगा? राष्ट्रपति के नाम से। सिग्नेचर किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। कहा है कि कार्यपालिका का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति है। तो भारत सरकार के जितने भी काम होते हैं, जितने भी कानून लागू होते हैं,
सब कानून, सब चीज पे हस्ताक्षर किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा वो कानून लागू ही नहीं होगा। जो भी काम भारत देश के अंतर्गत होता है सब किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से। तो कार्यपालिका का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन हो गए? राष्ट्रपति हो गए। ऐसा कौन कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 का एक क्या कहता है जानते हैं? याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 53 का एक कहता है अनुच्छेद 53 का एक कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों की करने के लिए अपने अधिकारियों से सहायता ले सकता है। अपने अधीनस्थ अधिकारियों से क्या ले सकता है? सहायता ले सकता है। बोला राष्ट्रपति जो अपना काम करेगा तो अकेले नहीं संभालेगा, वो अपना सहायता करने के लिए किसी अधिकारी को अपना काम सौंप सकता है। मतलब अपना कार्य करने के लिए, इसका सहायता करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा अपना काम करवा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 का एक कहता है, 53 का 2 कहता है कि भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। और भी आपसे ना पूछे डेप्थ, लेकिन इंपोर्टेंट तो है। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? सेना का सर्वोच्च व्यक्ति कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति है। जो भी है, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, सबका सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति है। सबसे बड़ा व्यक्ति राष्ट्रपति है। तो बोला सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 का कौन कहता है? क्लाउज 2 कहता है। अगला ये डायरेक्ट पढ़िएगा तो और चलिएंगे, समझ गए। लेकिन चलिए डायरेक्ट अनुच्छेद 53 का, अनुच्छेद 53 के बाद आप चलिए अनुच्छेद डायरेक्ट 54। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो हाथ खड़ा कीजिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर निर्वाचक मंडल का चर्चा करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 54। और सब इंपोर्टेंट है, तब ये पढ़ा रहे, तो हम खुद स्किप कर देंगे, इंपोर्टेंट नहीं होगा तो। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का कहता है कि यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा कौन करेगा? बोला राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप कभी वोट डाले हैं? आप डालने गए हैं या आपके पापा है गया है? देखिए ऐसे गए हैं, बोल रहे हो गए हैं। आप गए हैं? हम बात करेंगे कुछ, हम करें राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने आप गए हैं कभी? राष्ट्रपति है, हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव में आप लोग वोट डालने गए नहीं होंगे, आपके मम्मी पापा ना। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन वोट डालता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन वोट डालेगा उसी को क्या बोलेंगे? निर्वाचक मंडल बोलेंगे। बात को समझे। राष्ट्रपति के वोट में राष्ट्रपति को कौन कौन आदमी वोट डालेगा उस सब व्यक्तियों के समूह को क्या बोलते हैं? निर्वाचक मंडल बोलते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा उस सब व्यक्ति का याद रखिएगा। कहता है निर्वाचन में सबसे पहले लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे? भाग लेंगे। सभी निर्वाचित शब्द का गेम है, एक शब्द गेम होगा, अगर निर्वाचित हटा देंगे गलत हो जाएगा। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे? भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य जिसका चुनाव के द्वारा गया है, जिसको जनता ने डायरेक्ट चुना है, वही आदमी क्या करेगा? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति। हम बोले हैं करते थे, अब प्रावधान नहीं है। तो 2 व्यक्ति को जो मनोनीत करते थे, मनोनीत व्यक्ति को जनता ने चुना क्या? नहीं, उसको राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? मनोनीत किया। अब राष्ट्रपति ने अगर उसको मनोनीत किया, आइए जी आप बगल में बैठिए, मेरे कुर्सी बगल में, अगला चुनाव जब हम लड़ेंगे तो वोट किसको देगा? दूसरे दे देगा? और समझा ही नहीं समझे बात, तो समझिएगा। लोकसभा में 2 आदमी को मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। ये पूरा का पूरा लोकसभा है, समझ गए। और लोकसभा में समझ लीजिए 2 लड़का को हम सेलेक्ट किए, उसको हम सदस्यता दिलाएं अपने तरफ से, समझ गए। आप ही दोनों दिलाएं, समझ गए।
मान लीजिए सदस्यता, मेरा ये अपना स्टूडेंट है, फी माफ करवा के, बात समझिए, एक तरह से फी माफ करवा के अपने तरफ से बोले सर कोटा की तरफ से इसको रहने दीजिए। अब कहते हैं जब आएगा मेरा बारी कि कौन मास्टर अच्छा, तो किसको वोट देगा? किसको वोट देगा? हमको देगा कि नहीं? नहीं देगा? देगा हैं? अरे हम बात समझा कुछ और रहे हैं। हम क्या बोले कि वो व्यक्ति किसको वोट देगा? हमको देगा ना। तो क्या ये लोकतंत्र सही हुआ? नहीं ना। तो जिसका यही तो हम बोले डायरेक्ट, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य यानी मनोनीत सदस्य वोट ही देता नहीं है। मतलब सर आएंगे, सर बोलेंगे ना इस सही लोकतंत्र नहीं हुआ, इन दोनों को निकालिए क्लास से, ये दोनों क्लास से निकल जाएंगे, बोलेंगे आप वोट गिरवाइए। बात को समझे? ये हुआ सही लोकतंत्र। इन दो मनोनीत सदस्य को वोट डालने का अधिकार ही नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव में। समझे चीजों को? तो इसीलिए मनोनीत होगा तो तुरंत उन्हें होगा, पूरा सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे। तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग देते हैं किसके? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। अब लोकसभा देते हैं, लोकसभा के बाद आइए, यानी मनोनीत सदस्य नहीं, मनोनीत सदस्य देते हैं क्या? नहीं देते वोट, यही समझाना चाह रहे थे। अब आइए, कहता है राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। अब राज्यसभा में तो 12 को मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 12 सदस्य को मनोनीत करता है। तो वो 12 व्यक्ति वोट देगा नहीं। तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के, बिहार का, यूपी का, कर्नाटक का, सब राज्य में विधानसभा है ना, सभी राज्यों के विधानसभा के, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत बिल्कुल नहीं। सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। उसके बाद आइए दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के 3 ही मात्र केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां क्या है? विधानसभा है। विधानसभा कितने केंद्र शासित प्रदेश में? 3 केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली में है, पुदुचेरी में और जम्मू कश्मीर में है। दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। बस इसके बाद एक भी व्यक्ति को अलाउ नहीं है। नहीं आया? आया? नहीं आया होगा। पहले लोकसभा जानते हैं, सांसद अपने पूरे के पूरे भारत में 543 गो संसद का सीट अभी है। ये 543 व्यक्ति चुन के 545 गो था क्या गो? 545 गो था। पहले ही 545 में 543 गो का क्या होता था? चुनाव होता था। इस 543 को कौन चुनता था? जनता चुनता था। जनता वोट देता था। और 543 जैसे अपने भागलपुर से वो अजय मंडल है, ऐसे आपका खगड़िया से कोई होगा, बेगूसराय से कोई होगा, बांका से कोई होगा, संसद होगा ना। ऐसे ऐसे पूरे भारत में 543 जाके बैठता है कहाँ? लोकसभा में, दिल्ली में। तो जिसको जनता ने चुना वो व्यक्ति क्या देगा? वोट देगा। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। फिर एगो सदन है आपका राज्यसभा, अगला है विधायिका, पढ़ाएंगे विधायिका में, लोकसभा राज्यसभा था जी, वही पढ़ाएंगे। तो राज्यसभा पूछ रहे 2 गो बिल्डिंग है ऐसे करके, दिल्ली में 2 गो क्या है? घर है। एगो घर में 543 आदमी बैठता है, एगो घर में 245 गो बैठता है। बैठ के क्या करता है? हल्ला करते रहता है। बैठ के क्या करता है? हल्ला करते रहता है। आप देखिएगा टीवी पे पूरा हल्ला हो हल्ला हो हल्ला, ई गाली उसको, वो गाली उसको, बैठ के कानून बनाता है। एगो बिल्डिंग का नाम है लोकसभा, एगो बिल्डिंग का नाम है राज्यसभा। अभी 543 किए जाएगा। हम नहीं बोलेंगे हम जाएंगे दिल्ली में बैठेंगे वहां, हम बोल सकते हैं नहीं? बोला ना तुम नहीं बैठोगे,
भागलपुर के जनता का एक, भागलपुर का एक आदमी बैठेगा वहां, फिर बोला खगड़िया का एक आदमी बैठेगा, एगो बांका का बैठेगा, एगो बेगूसराय का बैठेगा, एगो पटना का बैठेगा। तो पूरे पूरे भारत है ना, है? बोला सब जिला का एक व्यक्ति बैठेगा। तो बोला कौन व्यक्ति बैठेगा? जो दबंग होगा वो बैठेगा? बोला नहीं, जिसको जनता चुनेगा वो बैठेगा। तो बोलेगा वोट गिरवाएंगे। तो संसद का क्या होता है? चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। अबरी ने समझे तो सोइएगा, समझ गए? इसके बाद मेरे पास उदाहरण भी नहीं बचेगा और हम दे भी नहीं पाएंगे। तो सब राज्य का एक व्यक्ति, सब राज्य के अपने भागलपुर के जनता ने चुना किसको? अजय मंडल को। और अजय मंडल को बोले कि जाइए आप बैठिएगा, हम लोगों का बात रखिएगा। किसके पास? नरेंद्र मोदी के पास, केंद्र सरकार के पास। कि भागलपुर में हाथी नाला है, वर्षा में बह जाता है लड़का से मोटरसाइकिल लेके। आप क्या कीजिएगा? हाथी नाला का रिपेयर करवाइएगा, पैसा लेके आइएगा और पैसा से क्या कीजिएगा? हाथी नाला बनवाइएगा। अब आपको हाथी नाला का रिपेयर करवाना है, भागलपुर का सब जनते पहुंच जाएगा वहां? नहीं ना। हमने एक आदमी को चुन के भेजा है ना, सबने चुन के किसको भेजा? अजय मंडल को। तो हम लोगों का प्रतिनिधि कौन है? अजय मंडल है। उसी अजय मंडल को बोलते हैं हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसी को बोलते हैं सांसद। ऐसा ऐसा बांका वाला नहीं भेजेगा, ऐसा ऐसा खगड़िया वाला नहीं भेजेगा। तो पूरे भारत के हर जिला वाला एक गो भेजिएगा और वो जाके बैठेगा कहाँ? इस सब बैठेगा 543 कहाँ में? कोई जरूरी नहीं, बड़ा क्षेत्र है तो दो गए। पटना जाइए, पटना साहिब अलग है, पटना अलग है। हाँ 40 है। हाँ हम आपको क्या बोले, जैसे जो बड़ा जिला है जिसका जनसंख्या क्या है? ज्यादा है। परिसीमन कल बताए थे, वो आया था वर्ड परिसीमन जी। बोले जनसंख्या के आधार पे लोकसभा का क्या होता है? सीट निर्धारित। तो जैसे भागलपुर में समझिए 10 लाख के ज्यादा हो जाए, 20 लाख 30 लाख हो जाए, समझ गए? तो क्या करेगा? एगो नगोचिया में अलग विधायक दे देगा, एगो इधर दे देगा। विधायक कहते हैं सांसद, एगो उधर एगो इधर। पटना जाइए, पटना जिला सबसे बड़ा है। पटना जिला में दो गो है। पटना जिला में क्या है? दो गो है। तो जो जिला बड़ा होता है उसमें क्या वो सांसद दे देता है? 2 गो। उसको 2 लोकसभा क्षेत्र में क्या करता है? बांट देता है। उसको कितने लोकसभा क्षेत्र में बांट देता है? 2 लोकसभा में। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जय गो जिला है वही होगा। जो जिला बड़ा होगा, समझ गए? हर जिला में ये प्रावधान है, हर जिला में एक गो एसपी होगा। लेकिन आपके भागलपुर में 2 गो एसपी है ना, एगो यहाँ रहता है, एगो नगरक्षम बैठता है ना, नहीं बैठता है? एसपी बैठता है, डीएसपी सब बैठता है वहां। एसपी, एसडीपीओ, डीएसपी सब है वहां, समझ गए? अब वहां एसपी है, वहां का एसपी अलग है, यहाँ का एसपी क्या है? अलग है, समझ गए? अब वहां का एसपी अलग है, उधर का मामला वो निपटा लेता है, समझ गए? बड़ा जिला है और उधर क्राइम कितना होता है आपको पता है, समझ गए? इसीलिए उसके लिए स्पेशल रखा है, उसके लिए स्पेशल रखा है। तो वैसे ही जब सरकार को लगेगा कि बड़ा क्षेत्र हो गया, ज्यादा जनसंख्या हो गया, उसको कितने भाग में बांट देते हैं? 2 भागों में। इसी को बोलते हैं परिसीमन। कल आया था परिसीमन, समझ गए? कल आया था, इसी को बोलते हैं क्या? परिसीमन। तो 543 को व्यक्ति जाके बैठ गया कहां में? लोकसभा में। अब 543 को चुना किसने? जनता ने ना। तो जिसको जनता ने चुना वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है? 2 व्यक्ति लोकसभा में मनोनीत करता था अपने मन से, ज्यादा नहीं खोदेंगे, अपने मन से देता था कि भैया इसका कोई प्रतिनिधि नहीं है, दे दो, ये गरीब है, इसको दे दो। राष्ट्रपति उसको मनोनीत करता था, मनोनीत करता, उसका चुनाव नहीं होता था, उसको क्या करता था? मनोनीत करता था। बोला इसीलिए तुमको मनोनीत किया है, तुम वोट नहीं डालोगे, 5 डालेंगे हम 543। तो मनोनीत सदस्य नहीं। अब आइए राज्यसभा में, राज्यसभा में कितना सदस्य? 245 सदस्य। अभी 245 कहां से आता है? पूछना है, अभी खोदेंगे बिल्कुल नहीं। राज्यसभा चैप्टर आएगा हम उसमें बताएंगे, नहीं खत्म नहीं होगा। राज्यसभा आएगा ना, विधायक का तुरंत आएगा ना, उसमें चर्चा करेंगे फिर उस समय। और फिर अभी यहाँ भी समय बर्बाद करें, वहां भी समय बर्बाद करें, अच्छा लगेगा नहीं। तो आप सीधा समझिए आदमी का चुना हुआ व्यक्ति वहां भी बैठता है, समझ गए? बस अप्रत्यक्ष से चुना जाता है, आपको बताएंगे बाद में डिटेल्स में, उसी में सब अनुच्छेद के साथ सब बताएंगे। चुनाव प्रक्रिया कैसे कैसे क्या कहां क्या करता रहेगा नहीं रहेगा अलग बात है। 245 राज्यसभा में बैठा और 245 जब बैठता है इसमें 12 को मनोनीत कर देता है। कौन? कल भी आया था, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 12।
तो राष्ट्रपति को मनोनीत किया 12 को, तो 12 वोट देगा क्या? नहीं देगा। इसीलिए तो लिखे राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य लिखे नहीं। अब आइए अपना बिहार राज्य। बिहार राज्य में विधानसभा है और विधान परिषद है। बिहार राज्य में विधानसभा है, विधायक है कि नहीं? नहीं पढ़ाएंगे अभी, अभी प्रारंभ हुआ है राष्ट्रपति, समझ गए? एक एक अनुच्छेद 331 पढ़ा दें अभी, अनुच्छेद 333 पढ़ा दें अभी, हैं पढ़ा दें। जरूरी भी नहीं, 104वां संविधान संशोधन के तहत 2020 में हटा दिया। काहे? देखिए आराम से पेशेंस रखिए, एक एक बताएंगे आपको। मनोनीत 2 गो लोकसभा में, मनोनीत 1 गो कहाँ में? विधानसभा में। कौन करेगा? कौन करेगा? एकदम। देखिए सवाल अगर आपका है इससे तो खत्म होने दीजिए राष्ट्रपति, तब अगर बच जाए एकदम डायरेक्ट पूछिए, समझ गए? 55 अनुच्छेद है, फिर हम बात कर रहे हैं। आप लोग को बोलते हैं, आप लोग पेशेंस रखिए। आप लोग को अगला एकल संक्रमण वाला अनुच्छेद किसमें है? 55 में, अभी 54 में है। अनुपातिक प्रतिनिधि अनुच्छेद 55 में। सबको जितना भी क्वेश्चन है ना, हमको पढ़ाने दीजिए तब आप क्वेश्चन करिएगा। सबको बोल रहे हैं, पढ़ाने के बाद नहीं बताए, राष्ट्रपति जिस दिन बोलेंगे ना, आज राष्ट्रपति क्लोज, तो राष्ट्रपति से जितना भी क्वेश्चन होगा सब आप कर दीजिएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अनुच्छेद 55 में वही चर्चा है। चलिए, तो सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के क्या करते हैं? निर्वाचित सदस्य। आप जानते हैं हमारा बिहार राज्य है, और बिहार राज्य में क्या है? विधानसभा और विधान परिषद है। विधानसभा और विधान परिषद है। विधानसभा और विधान परिषद है। तो विधान परिषद सब राज्य में न है। विधान परिषद सब राज्य में नहीं है। विधान परिषद कितने राज्य में है? 6 राज्य में है। और विधानसभा तो सब राज्य में है। तो विधानसभा में भी निर्वाचित सदस्य होते हैं और एक मनोनीत सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य और मात्र 1 गो मनोनीत सदस्य होता है। इसमें मात्र क्या गो निर्वाचित सदस्य? मनोनीत सदस्य 1। वही विधानसभा में हमारे बिहार में 243 है, ऐसे आपका यूपी में है, ऐसे आपका कर्नाटक में है, ऐसे 28 राज्य, 2800 राज्य का विधानसभा का सभी विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में क्या देगा? वोट देगा। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या देगा? वोट देगा। वही लिखे हैं सभी राज्यों के, भारत के सभी राज्यों यानी 2800 राज्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला ये दिल्ली है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेश में आमतौर पर विधानसभा होता नहीं है, लेकिन फिर भी 3 गो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। तो जिस राज्य में विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, उस केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। इस सब व्यक्ति को मिला के क्या बोलता है? निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल का चर्चा करता है कौन? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 किसके बारे में बात करता है? अनुच्छेद 54 कुछ नहीं, निर्वाचक मंडल सब कुछ नहीं, सब भूल जाइए। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट के डालेगा, ये अनुच्छेद कौन करता है? 54। बस ई हुआ अपने भाषाओं में, समझ गए? और निर्वाचक मंडल थोड़ा हो गया पॉलिटिक्स का भाषा, इतना याद रखिएगा, समझ गए? आगे बढ़े अब बात है नहीं। विधान परिषद 6 ही राज्य में है ना, तो बराबर हुआ नहीं ना हुआ। तो विधान परिषद सभी राज्य में नहीं है। विधान परिषद का कोई सदस्य नहीं, निर्वाचित रहे, मनोनीत रहे, कोई रहे, सब हटिए। विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता ही नहीं है। डायरेक्ट क्लियर है। विधान परिषद का कोई भी सदस्य, विधान परिषद, एक चीज बताते हैं, विधान परिषद मात्र कितने राज्य में? 6 राज्य में। अब बताइए, जिस 6 राज्य में है वो सब आदमी तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले लेगा, और जिस राज्य में न है तो मुंह देखी तो हो गया ना, है उस राज्य के लोगों का हिस्सा दिए नहीं ना। इसीलिए विधान परिषद के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। विधान परिषद भाग लेता ही नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव में। कोई रहे, निर्वाचित रहे, मनोनीत रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई लेता ही नहीं है। समझ गए चीजों को? इसी वजह से अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 55 कहता है, अब अनुच्छेद 55 कहता है, अनुच्छेद
55 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की रीति, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। वो तो के भाग लेगा वो था। अब आइए अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव की रीति, राष्ट्रपति के चुनाव की रीति यानी चुनाव कैसे कैसे होगा। सबसे पहला कहता है राष्ट्रपति के चुनाव की रीति में कहता है राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय, दो शब्द आया अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय। तो इसको समझने से पहले, और अप्रत्यक्ष होता है, कैसा चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है किसका? राष्ट्रपति का। सबसे पहले समझिए, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। बोला जिसके चुनाव में जनता डायरेक्ट जाके वोट दे दे, कैसा चुनाव? प्रत्यक्ष चुनाव। और जिसमें वोट जनता के चुने हुए प्रतिनिधि दे उसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। हम लोग संसद को चुने और संसद जाके किसको वोट दिया? राष्ट्रपति को। तो कैसा चुनाव? हम लोग विधायक को चुने, विधायक जाके किसको वोट दिया? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष, न कि प्रत्यक्ष। सबसे पहले इसको समझिए। अब एक चीज और समझिए, एक है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एक होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और एक होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार। पूरा लिखना क्या जरूरी है, समझ गए ना उसको? इसको पढ़िए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मान लीजिए भागलपुर की जनता में एक होता है वैध मत, एक होता है अवैध मत। एक होता है वैध मत और एक होता है, हम बोले पॉलिटिक्स सिर्फ शब्दों का गेम है। शब्द एक चेंज होगा, गेम पलट जाएगा। समझ गए? शब्द आया, गेम पलट जाएगा। कहता है वैध मत और एक अवैध मत। आप जानते हैं आजकल तो ईवीएम हो गया है। समझ गए? पहले जो चुनाव होता था, पहले चुनाव होता था, इसे वो पर्ची देता था। पर्ची में इधर एक कैंडिडेट का नाम लिखा रहता था, इधर कैंडिडेट का क्या लिखा रहता था? नाम लिखा रहता था। बगल में उसका क्या रहता था? चुनाव चिन्ह। फिर एगो कैंडिडेट है, इसका इधर बगल में चुनाव चिन्ह, ऐसे ऐसे करके उसका कैंडिडेट रहता था और उसका चुनाव चिन्ह रहता था। आदमी वोट डालता था ना, वोट जाके डालता था, इसे मोहर मारने वाला आता था। जाके मोहर मारी, ठप्पा इस बीच में, फिर टप्पा मारिए। अगर आपको इसको वोट देना, इस बीच में मारिए। अब कोई बूढ़ा आदमी है, उसका हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, या अंधा है, दिख रहा है उसको नहीं, गया वो मारते मारते मार दिया इस बीचे में, मार दिया इस बीचे में। तो क्या ये वैध मत है? ये कैसा मत है? वैध मत। इसका मत का गिनती होगा नहीं, इसके मत का गिनती होगा नहीं। बस बस वही है बोकस। सुनिए, हाँ खड़ा ये आप उधर से, हाँ आप खड़ा ये, थोड़ा सा खड़े ना, हंस का है, खड़ा ही, एगो जवाब दीजिए। बोलिएगा अवैध मत क्या है, हमको एक बार समझाइएगा। अवैध मत है? नहीं सुन का? स्पीकर खराब है, कीजिए स्पीकर। ठीक है ना? आपका भी बारी आएगा, तुरंत पूछते हैं, कल पर आया हुआ। अवैध मत को ऐसा है जो नहीं बता पाएंगे क्या होता है, को ऐसा है जो नहीं बता पाएंगे। एगो इतनी को बच्चा भी रहता तो सुनता तो बता देता। समझ गए? बैठिए।
हम आपको काहे बोले पता है, हम तो चलेंगे ही, आपको भी साथ में लेके चलेंगे, समझ गए। इसीलिए पढ़ने आए, पढ़िए, समझदार हैं। बाकी आप समझ गए हम कहना क्या चाह रहे हैं, समझ गए। क्या लिखा है, क्या लिखा है जी, हैं? अब यो नहीं पता है क्या लिखा, उन्हें डर का रहे, क्या लिखा है 13। आप क्या लिखे हैं 13 नहीं है, स्पष्ट है। अच्छा एक बात बताइए, उल्टा ई एम न है, आई और एम न है कि नहीं? अच्छा डब्लू न है कि नहीं? डब्लू, डब्लू है। अच्छा बी नहीं दिख रहा है। अब बताइएगा क्या है, सुनिएगा, अब बताइएगा क्या है, क्या है वो बीच वाला, बीच वाला बी, बी क्या है, बीच वाला क्या है? अब डाउट है किसी को, किसी को डाउट है? आपका अस्तित्व क्या है, अगल बगल वाला डिसाइड करेगा आप क्या हैं, समझ गए। आपका अस्तित्व क्या है, आप बी है कि 13 है कि डब्लू है, आई है कि उल्टा ई है, समझ गए। आपका बगल वाला क्या करेगा, तय करेगा। बगल वाला माने आपका दोस्त, आप क्या हैं आपका बगल वाला डिसाइड करेगा, समझ गए। बाकी इससे बड़ा कोई मैसेज हो नहीं सकता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, उतना हमको टाइम नहीं कि आपको ढेरी कहानी सुनाए, समझ गए। डायरेक्ट आइए, वैध मत और अवैध मत, बात कर रहे किस चीज का, वैध मत और अवैध मत। बात को नहीं समझे अभी ना? हाँ, सफल होने का सबसे बड़ा रीजन कहता है, अगर आपके 5 दोस्त करोड़पति हैं ना और आप भिखारी भी हैं, तो छठा करोड़पति बनने का चांसेस आपका ज्यादा है। इस दुनिया में अगर पूछेगा सबसे ज्यादा चांसेस किसका है करोड़पति बनने का, तो किसका होगा, आपका होगा, समझ गए। वैध मत और अवैध मत, तो अगर बीच में पड़ गया ना, इस बीच में पड़ गया ना, जानते हैं कोचिंग से जैसे निकलेगा रिजल्ट ना आएगा ना, अभी भी पीछे मोबाइल चला रहा है, तुरंत बोलिएगा डीटीए में कुछ पढ़ाया ही नहीं, पैसा लिया, ठग लिया। तुरंत अपना इल्जाम किस पे दीजिएगा पता है, कोचिंग पे, तुरंत कोचिंग पे बोलिएगा जितना भी देवराज सर के सब थे, सबने मिल के ठगा, समझ गए। तुरंत आप बचिएगा। एनी टाइम मनुष्य का ये नेचर है, अपना गलती किस पे फेंकता है, दूसरे पे। आप क्या गलती की, आप कभी नहीं बोलिएगा किसी के पास नहीं, हम भी रहेंगे ना आपके जगह नहीं बोलेंगे, हम अपना क्या बोलेंगे, हम भी रहेंगे ना आपके जगह नहीं बोलेंगे, दूसरे का क्या बोलेंगे, हम खुद नहीं बोलेंगे। तो चलिए बात करते हैं अवैध मत और वैध मत का। अवैध मत उसको कहते हैं अगर इस बीच में पड़ गया तो क्या लगता है, इसको दिया है किसको दिया है, ये वक्त क्या हो गया, अवैध मत। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाला सिस्टम में कहता है, अगर भागलपुर में मान लीजिए, बिहार में या भागलपुर लेते हैं, भागलपुर में संसद का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, और लोकसभा में मान लीजिए 5 कैंडिडेट खड़ा है, ए कैंडिडेट, बी कैंडिडेट, सी और डी और ई, 5 कैंडिडेट खड़ा है और कुल वैध मत पड़ा है कितना, 100। वैध मत कितना पड़ा, 100। वैध मत बोल रहे हैं, अवैध मत का चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। वैध मत पड़ा है 100, 100 में एगो आया किसी को 30, इसको आया 20, इसको आया 10, इसको आया 15, बाकी जो बच्चा जोड़ दीजिए, 50, 10, 60, 10, 70, 5, 75, इसको आया 25। इसमें जीता कौन, इसमें जीता कौन, ए। तो क्या ये, एक बात बताइए, भागलपुर की आधा से अधिक जनता ए को चाह रही है, चाह रही है आधा से अधिक जनता, ए को चाह रहा है मात्र 30 जनता, 70 जनता ई ने चाह रहा है कि ए बने, 70 जनता क्या चाह रहा है कि ए नहीं बने।
चाह रहा है ना। अगर उसको 30 वोट आया तो 70 जनता ये चाह रहा है कि ये ना बने, ये तो फिक्स है, ये तो 70 जनता चाह रही है। तो क्या ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? भागलपुर की जनता उस संसद से खुशहाल रहेगी? 70 जनता तो खुशहाल ही है, दुखी है। तो बोला देश का जब प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो देश का जो प्रमुख व्यक्ति हो उसमें किसी प्रकार का लोचा लफड़ा होना नहीं चाहिए, और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कुछ नहीं चलेगा। इधर जो छोटका मोटका करना है करो, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। मतलब 50% से ज्यादा वोट लाएगा तो ही उसको राष्ट्रपति बनाना, ये 30-20 में नहीं। तो इस प्रकार से अगर मत प्रणाली हो, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट रैंक पे जो आया वो जीत गया, जो फर्स्ट रैंक पे आया। अब लीजिए भागलपुर में 10 लाख कैंडिडेट है, 10 लाख वोटर है, 10 लाख वोट डालने वाला है, और कैंडिडेट खड़ा हो जाए 500, किसी को 1 लाख पड़ेगा, किसी को 50,000, किसी को 20,000, ऐसा ऐसा करके बढ़ जाएगा बहुत में। बहुतों में जब बढ़ जाएगा पूरा का पूरा, तो ज्यादा से ज्यादा हमको लगता है 1 लाख मैक्सिमम वाला होगा। हम कहते हैं कि भागलपुर की जनता 10 लाख, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा आया उसको तो 1 लाख वोट आया, 9 लाख को नहीं चाह रहा है। इससे प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित होता नहीं है। लेकिन ऐसा सिस्टम हमारे देश में चलता है। विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, स्थानीय निकाय का चुनाव हो, ऐसा सिस्टम चलता है। लोकसभा का चुनाव में चलता है, विधानसभा के चुनाव में चलता है, विधानसभा का चुनाव चलता है, मुखिया सरपंच सबका चुनाव होता है, तो ऐसा चलता है ना, ये सिस्टम चलता है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे होता है नहीं। उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति छोड़ दीजिए, हाँ उपराष्ट्रपति, किसका? उपराष्ट्रपति भी ले लीजिए। राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, इस सब व्यक्ति का अगर चुनाव हो तो किस पद्धति के द्वारा होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पे होता है। अब ये कैसे होता है इसको समझिए। ये तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसमें बोला कि अगर मान लीजिए 100 वैध मत है, कितना वैध मत है भागलपुर में? 100 वैध मत है, और राष्ट्रपति के कैंडिडेट में खड़ा हो गया क्या गो? 5 गो। फिर वही राष्ट्रपति वाला है, 5 गो खड़ा हो गया है। और इसमें कंडीशन लगाया है, जिसको 50% से ज्यादा आएगा ना, यानी 51 गो वोट आएगा, वही क्या बनोगे? राष्ट्रपति बनोगे। 51 अनिवार्य है, ये नहीं कि 30, 20, 25 ला के क्या करोगे, नहीं। इसमें 50% से आधा से अधिक जनता आपको चाहना चाहिए। अगर आधा से अधिक जनता आपको चाह रही है तभी आपको राष्ट्रपति बनने देंगे। मान लीजिए फिर वही कंडीशन हो गया, सेम आया, जैसे जैसे आया था उसी तरह से आ गया। इसको आया 30, इसको आया 20, इसको आया 10, इसको आया 15, इसको आया 25, हो गया। यही वाला सिस्टम आया। अब क्या बनेगा राष्ट्रपति? कोई बनेगा? कोई नहीं बनेगा। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वोट डालेगा ना, कोई भी व्यक्ति अगर वोट डालेगा, उसको जाके एगो वोट नहीं डालना। अभी भी राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो ईवीएम पे होता नहीं है, उसको अभी भी क्या मारना पड़ता है? ठप्पा मारना पड़ता है अभी भी। और उसको ये नहीं कहता है कि तुम जाओ और एगो को वोट देके चले आओ, नहीं, उसको वरीयता क्रम बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? वरीयता क्रम। वरीयता क्रम तुमको चूज करना पड़ेगा, 1 नंबर पे तुम किसको बनाना चाहता है राष्ट्रपति? चलो फलाना को, इसको, रामनाथ कोविंद को। दूसरे नंबर पे द्रौपदी मुर्मू को, 2 नंबर उसमें ठप्पा मारो। मतलब तुम चॉइस बताओ, सबसे पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन और 5वां कौन। अब तो आ गया रैंकिंग। अब 5 को चुना। अब पहला व्यक्ति को अगर ज्यादा आदमी नहीं चाहा तो पहला व्यक्ति को हटाया, और या सबसे कम व्यक्ति को जिसको चाहा उसको निकाल दिया। अब नीचे से एगो को निकाल दिया, सबसे कम किसको? सी को, सी काटे। अब इसका 10 वोट किस में बटेगा? इस सब में बटेगा, 10 वोट इसमें बटेगा। फिर देखेगा 10 का 10 आ गया इसको, तो क्या हुआ? जीत गया ही नहीं ना। फिर तीसरा क्रम का मतगणना होगा, तीसरा क्रम का मतदान होगा। अबरी बार हटेगा कौन? डी, और डी हटेगा, और डी का 15 वोट या 10 वोट आ जाएगा, 15 वोट आएगा, 12 वोट आएगा, तब कितना हो गया? 52। अब जीत गया। अब कौन बनेगा? ए बनेगा। मतलब जिसको कम वोट आते जाता है उसको पीछे से हटाते जाता है, चलो निकलो यहां से,
तुम खड़े नहीं होगा, तुम्हारा उम्मीदवारी खत्म, तुम निकलो यहाँ से। पीछे से हटा देता है, पीछे से क्या करता है, हटा देता है। मतलब आपको वरीयता क्रम सूची बनाने होता है। आप पहला चॉइस क्या है, दूसरा चॉइस क्या है, तीसरा चॉइस क्या है, चौथा चॉइस क्या है, पांचवा, जो कैंडिडेट रहता है उतना आप चॉइस बढ़िए। अब मान लीजिए पहला चॉइस जो व्यक्ति दिया, हो सकता है एक व्यक्ति नहीं आए सबके चॉइस में, तो जो सबसे कम आदमी को चुना है ना, जिसका कम सबसे ज्यादा कम चॉइस है, उसको पीछे से क्या करता है, हटा देता है। उसको पीछे से क्या करता है, हटा देता है। फिर उससे भी नहीं पूर्ति होता है, फिर उससे पीछे से भी हटा देता है, उससे कम जो आया। अब धीरे धीरे फिर मतगणना होता है। ऐसा एक बार हुआ नहीं, एक बार हुआ है, द्वितीय क्रम की मतगणना हुआ। ऐसे मोटे तौर पर राजनीतिक पार्टी को बोल देता है। जैसे अब देखिए, राष्ट्रपति बनाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा भाग लेता है, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं, लेते हैं। लोकसभा लेता है। अब समझिए, राष्ट्रपति को चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा बहुमत कहां में, लोकसभा में। लोकसभा में किसका ज्यादा आदमी, प्रधानमंत्री का। अब लोकसभा का सब सदस्य वोट दे दिया किसको, प्रधानमंत्री जिसको बोला। जैसे द्रौपदी मुर्मू को बनाया, तो द्रौपदी मुर्मू को कहने पे प्रधानमंत्री बोल दिया सबको वोट दे देना, किसको, द्रौपदी मुर्मू को। अब राज्य में जो मारा मारी होता है ना, कि सरकार हम बनाएंगे, सरकार हम बनाएंगे, राज्य में मारा मारी होता है सरकार बनाने का, राज्य में मारा मारी सरकार बनाने का इसी वजह से होता है कि राष्ट्रपति भी किसके अनुसार चुनेंगे, हम चुनेंगे सभी राज्य का। अब बिहार राज्य में बीजेपी का सरकार है, तो बिहार राज्य के बीजेपी के जितने भी विधायक है, सब किसको वोट देगा, राष्ट्रपति के चुनाव में जो बीजेपी बोलेगा उसी को देगा कि नहीं। फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ, सब उत्तर प्रदेश का विधायक किसको वोट दे देगा, बीजेपी को। द्रौपदी मुर्मू बैठे बैठे क्या बन जाएगी, तो जिसका सरकार ज्यादा राज्य में हो और लोकसभा में हो, तो वो अपने पसंद का किसको बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है, और राष्ट्रपति को उंगली पे नचाता है। राष्ट्रपति को बोलते हैं स्टाम्प मोहर, प्रधानमंत्री का मोहर है राष्ट्रपति, उठा के मार दीजिए। प्रधानमंत्री के सलाह पे सब काम करता। आपको बोले ना, कार्यपालिका का सबसे बड़ा प्रमुख व्यक्ति कौन, राष्ट्रपति, नाम मात्र का, किस मात्र का, नाम मात्र का। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन, प्रधानमंत्री। आपसे बोलेगा कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, और कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधानमंत्री। मुख्य प्रधानमंत्री कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है, कौन कहता है, 53। राष्ट्रपति कुछ भी करता है ना, किसकी सलाह से करता है पता है, प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से, किसकी सलाह से, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का मेन व्यक्ति कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है सब इसके सलाह पे करता है। पर प्रधानमंत्री बोलेगा मोहर मारो, सिग्नेचर करो, सिग्नेचर करो, नहीं करोगे अनुच्छेद 61 हटाएंगे। समझ गए, ये बात है आपका। ये तो अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की रीति, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमण या मत प्रणाली के अनुसार होता है। ये समझे, कुछ नहीं, 50% से वोट आएगा और आपको वरीयता क्रम चुनना पड़ेगा। क्या चुनना पड़ेगा, वरीयता क्रम। इन्हें का आप एगो वोट दे के निकल गए, नहीं, अभी भी ईवीएम पे नहीं होता है राष्ट्रपति का चुनाव। इसका चुनाव किस पे होता है, उसी कागज पे होता है, उसमें वरीयता क्रम चुनना पड़ता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और उसके बाद जिसको कम सम से कम वरीयता आया उसको क्या करते हैं, हटाते जाते हैं पीछे से। अगर पूर्ति नहीं हुआ तब, अगर पूर्ति हो गया ऐसे ही तब काहे टेंशन लेंगे। समझ गए, अभी और हैं। अब क्या एक बात बताइए, विधायक के वोट का वैल्यू और संसद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, इसके वोट का वैल्यू एक क्या होगा, अलग अलग होगा, होगा कि नहीं, अलग अलग। इसका यही अनुच्छेद कहता है, क्या विधायक के वोट का वैल्यू वही होगा या संसद के वोट का वैल्यू एक क्या होगा, नहीं, सब के वोट का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। और सब राज्य का विधायक है, सब राज्य के विधायक का भी वोट वैल्यू अलग अलग होगा। इसका निकालने का फॉर्मूला है। हमको लगता है आप लोग का दिमाग थोड़ा भारी हो गया है, आज नहीं बताते हैं, नहीं बता दें, क्वेश्चन करवा देते हैं।